3:19 हो रहे हैं FM 100 पे और मैसेजेस भी आपके आने लगे हैं. बहुत शुक्रिया समीर भट्ट साहब, आपने मैसेज प्रोग्राम के आगाज में किया. डॉक्टर साहब प्रोग्राम अच्छा है, थैंक यू सो मच. मेरा मसला ये है कि शादी को 8 साल हो गए हैं, अब लगता है आपस में मोहब्बत खत्म हो गई है. ऐसा क्यों लगता है? तो ये बड़े सादा लॉ हैं और इन्होंने बड़ी सादगी से सवाल किया है. सदाकत भाई, हम मुल्क के मसाइल को भी हल करेंगे और कोशिश, मगर पहला ये मसला जो है इसको हम डिस्कस करेंगे. और सदाकत भाई, आपको पता है मुल्क का एक मसला ये भी है कि आबादी जो है बढ़ती चली जा रही है और जब भी मोहब्बत मियां बीवी में बढ़ जाती है तो आबादी भी बढ़ जाती है. अच्छा, ये नया नजरिया. तो सदाकत भाई ये बताइए कि आप नहीं, बहुत से सवाल आते हैं आपसे पूछने वाले. ये समीर भट्ट साहब का मसला हल कर लें तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप बड़े मसले भी हल करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है और बहुत सारे लोग इस चीज से हैरान हो जाते हैं कि सडनली ऐसा क्यों लगने लगता है मियां बीवी को कि उनके दरमियान में कोई मोहब्बत नाम की चीज बाकी नहीं रही कुछ साल के बाद, बल्कि कुछ माह के बाद. तो इसका बड़ा आसान सा जवाब यह है कि हमने जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है. जो एक इतना ही लतीफ रिश्ता है उसे बहुत कसीफ बना दिया है. लफ्ज भी आपने सही चुना. अच्छा, अब वही दो अफराद जो अगर शादी से पहले कोई रोमांस कर रहे हो और कोई डेटिंग कर रहे हो. भाई, ये रोमांस मियां बीवी में क्यों खत्म हो जाता है? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि जब शादी से पहले लोग डेट करते हैं या कोर्टशिप करते हैं या मिलते जुलते हैं तो आप उस मिलने जुलने को देखें कि वो कितना मिकदार में कम होता है और मियार में कितना ऊंचा होता है. वेरी नाइस. वो एक दूसरे के लिए किस तरह तैयार होके जाते हैं, किस तरह वो पहले से सोच के रखते हैं कि उन्होंने कौन सी अच्छी अच्छी बातें करनी है, किस तरह वो मुलाकात के दौरान एक दूसरे से नजरें नहीं हटाते. तो ये एक ब्रीफ सी मुलाकात, एक मुख्तसर सी मुलाकात, शादी के बाद नजरें नहीं मिलाते क्योंकि वो 24 घंटे का जो साथ हो जाता है ना, टू मच डोज जो होती है वो टॉक्सिक हो जाता है. टॉक्सिक हो जाता है जिसमें बहुत सारी बंदिशें होती हैं. ऐसा लगता है कि मियां बीवी ने एक दूसरे का कोई उधार दे रहे हैं, जैसे कि उनके लिए लाजिम हो जाता है कि वो एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे सोएंगे और वो एक दूसरे के पाबंद से नजर आने लगते हैं, एक दूसरे के देनदार से नजर आने लगते हैं और बहुत ऐसे मामलात होते हैं. फिर वो आप एक दूसरे को हर हालत में देखते हैं, तैयार हुए भी देखते हैं, तैयार होने के बगैर भी देखते हैं, जमाइयां लेते हुए भी देखते हैं. तो वो जो चार्म है इससे खत्म होता है. तो ये जो जिसे हम कहते हैं, इसका नाम हमने रखा हुआ है 24 आवर मैरिज. ये जो मैरिज हमारे माशरे में होती है और हमारे कल्चर के लिहाज से ये जो इंस्टीट्यूशन है, मगर साथ में देखें डिपेंडेंस होती है एक दूसरे के ऊपर. उसका रोमांटिसिज्म तो नहीं रहता, मगर एक दूसरे के साथ आप एक मतलब इकट्ठे घर को लेके चल रहे होते हैं और एक दूसरे को मतलब वो जो एक ककून होता है, एक बबल होता है, वो बस्ट हो जाता है. मगर नाउ यू नो द रियलिटी. नहीं, असल में ये रियलिटी ये है नहीं ना. देखिए, दुनिया एवोल्यूशनरी प्रोसेस में से गुजरती रहती है. जैसा हमने पहले भी एक दफा बात की थी, कभी शादियां हुआ ही नहीं करती थी. फिर लोगों को महसूस हुआ कि शादी होनी चाहिए तो उन्होंने अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनने शुरू कर दिए. अगरचे उसको शादी या निकाह या किसी कॉन्ट्रैक्ट का नाम न दिया, लेकिन लोगों ने एक दूसरे के साथ वादा वईद कर लिए कि आप मेरे लिए और मैं आपके लिए होऊंगा. और फिर इसकी कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नजर आने लगी. लेकिन ये जो निकाहनामा बाकायदा साइन होता है और गवाह साइन करते हैं, ये लिखत पढ़त जो है ये तो अभी हाल ही का मामला है. 50-60 साल पहले तक भी जो हमसे पिछली जनरेशन थी वो निकाहनामे उनके पास मौजूद नहीं है. अभी जो 70-80 साल की उम्र के लोग हैं, अगर उन्हें पुलिस रोक के रस्ते में निकाहनामा पूछे, पुलिस का शुक्रिया कि वो उन्हें नहीं पूछती, वो बाकी नौजवानों को पूछती है. तो अगर किसी से पुलिस रोक के पूछे तो अपने आप को नौजवान समझे? नहीं, नौजवान ना समझे, लेकिन अगर किसी बुजुर्ग को पूछ ले तो बुजुर्ग को खासी नदामत होगी. अगर कोई मियां बीवी 70-80 साल के कहीं जा रहे हो और पुलिस का कोई निकाहनामा नहीं दिखा पूछ ले कि भी आप निकाहनामा दिखाइए, आप इकट्ठे क्यों घूम रहे हैं, तो उनको बड़ी क्या रंगरलियां मना रहे हैं, ये रंगरलियां क्यों मना रहे हैं आप, तो उनको बड़ा मुश्किल हो जाएगी. तो ये तो माजी करीब की बात है.
اچھا، اس میں پھر بہت دور آتے رہے، جب شادی کے سلسلے بدلتے رہے، لوگوں نے سوچا کہ اگر ایک خاتون کو اپنے لیے مخصوص کر لیا جائے، کیونکہ یہ مردوں کا اختیار سمجھا جاتا تھا اور اب بھی بہت حد تک سمجھا جاتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر ایک عورت کو اپنے لیے مخصوص کرنا یا ریزرو کرنا امتیاز کی بات ہے، تو ممتاز ہونے کے اور طریقوں کے علاوہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیویاں ہونی چاہیے، اور شادی بیاہ کی شکل بدلتی گئی، ایک دوسرے پہ لائبلٹیز زیادہ ڈالنے کا رواج آ گیا۔ ویسے ہمارے معاشرے میں ابھی بھی بہت سے میاں بیوی کے درمیان یہ ایک یک طرفہ رشتہ ہوتا ہے، جس نے میاں نے ہی سب کچھ فرمانا ہوتا ہے اور بیوی نے ہی اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور بیوی اگر کبھی بھی کوئی بات کر دے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ بات کی۔ جیسے کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم مجھے خوش رکھنا چاہتی ہو، یعنی شہنشاہ عالم کو خوش رکھنا چاہتی ہو، تو پھر تمہیں میرے ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ابھی تمہارے ماں باپ کو خوش رکھوں گا، یا پھر فلاں فلاں بات مانو، یا فلاں فلاں طرز عمل چھوڑ دو، فلاں فلاں کو چھوڑ دو۔ اکنامکس کا اور ایجوکیشن کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے یہ جو میاں بیوی کے رشتے کا ایک برابری کے اصولوں پہ ہونا، یا اس میں ایجوکیشن اور اکنامکس کے اس سے یہ ان ایکول ریلیشن شپ بن جاتا ہے نا، جب کوئی بیوی کے تمام مالی امور کی ذمہ داری کسی مرد پہ آتی ہے تو اس بنا پہ وہ اپنا استحقاق زیادہ سمجھتا ہے، لیکن اگر کہیں بیوی مالی امور کے لیے یا مالی معاملات کے لیے خاوند پر انحصار نہیں بھی کرتی تو پھر روایتاً یا رواجن اسے بھی خاوند کی مرضی کے بغیر کوئی قدم اٹھانا اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم اس سے نہ ملو یا اس سے نہ ملو، جس میں ماں بھی شامل ہے اور باپ بھی شامل ہے، جس میں بہن اس بھائی کے ماں باپ بھی شامل ہیں، لڑکی کے ماں باپ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑی عام سی بات ہے کہ لڑکی، شادی شدہ لڑکی کو یہ کہا جاتا ہے کہ کیا تم ہر وقت اپنی ماں سے ٹیلی فون پہ باتیں کرتی رہتی ہو، یا اگر کوئی سہیلی آئی ہو گھر میں تو اگر خامد آ جائے تو سہیلی بھی پہلی فرصت میں چمپت ہو جاتی ہے، اور اگر نہ ہو تو اسے پھر دروازے کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، تو یہ بڑی عام سی باتیں ہیں۔ لیکن جہاں پھر لڑکی کے اندر کچھ اسرٹیونیس ہوتی ہے یا وہ اختیار ہوتا ہے تو پھر وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ تم میری یہ بات مانو، تم میری وہ بات مانو، تو ایک دوسرے سے جو ڈیمانڈز کی جاتی ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ڈیمانڈز جو ایک دوسرے سے کی جاتی ہے، اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں شادی میں جانا چاہتی ہوں، اگر آپ میرے ساتھ نہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے پوچھیں گے کہ آپ کہاں ہیں۔ تو یہ جو بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ان میاں بیوی کے درمیان زیادہ نہیں ہوتی، وہ جب ملٹیپل کنیکشن پیچھے سٹرنگز ہلانے لگتے ہیں، جو لوگ جو ہیں بیچ میں باتیں کرنے لگتے ہیں، لوگ جو ہیں جو تبصرے یا ٹپکنی کرنے لگتے ہیں اس پہ، تو اچھا یہ ہندی میں تبصرے کو کہتے ہیں، اچھا وشیش ٹپکنی جو ہوتی ہے نا وہ بہت اچھا تبصرہ، یہ اس میں بہت آپ نے خطرناک اور مشکل لفظ کر دیا۔ اچھا تبصرے اور تجزیے، تبصرے اور تجزیے، جیسے آج کل ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پہ بہت زیادہ تبصرے ہوتے ہیں اور بڑے زبردست تبصرے ہوتے ہیں، تو ان کو وشیش ٹپکنی کہتے ہیں، یعنی بہت ہی کارآمد اور زبردست تبصرہ جب کیا جاتا ہے۔ ٹپکن ٹولہ کا تو سنا تھا، مگر یہ ٹپکنی جو ہے یہ کچھ اچھا ٹپکنے لگتی ہے۔ یہ جو ان کا مزہ کرکرا ہوا ہے نا، یہ پکڑا پکڑی سے ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا یہ بندشیں اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ہر وقت کچھ نہ کچھ عدم اطمینان کا اظہار اور نکتہ چینیاں، چینی تو بہت مزہ پیدا کرتی ہے پر نکتہ چینی بہت مزہ کرکرا کرتی ہے۔ اچھا امریکہ میں اب ایک اور شادی نے رواج پکڑا ہے، وہ تو بڑی خطرناک والی، وہ جو نہیں میں لیونگ ٹوگیدر کی بات نہیں کر رہا، وہ شادی نہیں ہوتی۔ اچھا لیونگ ٹوگیدر جو ہے نا وہ تو شادی نہیں ہوتی نا، جس میں نہ تو لیگلی نہ ایتھیکلی نہ ریلیجسلی آپ میرج کرتے ہیں، اور ایک اور شادی کا وہاں یہ رواج ہوا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 24 آور میرج نہیں ہوتی۔ اچھا وہ دن میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے میرج ہوتی ہے؟ وہ اس طرح کی کوئی میرج ہوتی ہے کہ لڑکی لڑکا اپنے گھر ہی رہتے ہیں، اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں اور اپنا اپنا کماتے کھاتے ہیں، اور باقاعدہ شادی کرتے ہیں، ریلیجسلی شادی کرتے ہیں۔ لیکن وہ
चाहे तो इकट्ठे रहते हैं 24 घंटों में से कुछ घंटे, चाहे तो अलग रहते हैं, चाहे तो वो अपने अपने घर रहते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं, 3 घर मेंटेन करने पड़ेंगे। वो जो लोग कर सकते हैं वो करते हैं ना। अच्छा, मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल है ये, अभी आगाज हो रहा है इसका। नहीं, वो उसको शादी को रोमांस जैसा बना देते हैं। ओके, वैसे वो लीगल होती है, वैसे वो रिलीजियस मैरिज होती है, सभी लोगों को पता होता है, सभी लोगों की शिरकत से होती है, लेकिन वो एक दूसरे के घर में शिफ्ट नहीं होते, ना लड़की लड़के के घर में, ना लड़का लड़की के घर में, वो अपने अपने घर भी रहते हैं उस वक्त शादी के टाइम पे। ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ किसी लड़की लड़के का निकाह हो जाए और रुखसती ना हो तो वो मिल सकते हैं ना। दोनों खानदानों में पता होता है कि ये अब मेल जोल रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मगर उसका हतमी अंजाम तो शादी पे होता है। आखिरकार अंजाम कार तो यही है। अच्छा, वो जो अमेरिका की शादी में बात कर रहे हैं उसको कहते हैं नॉट ए 24 आवर मैरिज। ऑलराइट, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो उसमें वो जो होता है कि जितना वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं उतना गुजार लेते हैं। तो एक दूसरे को कहता है कि मेरे साथ वक्त गुजारो, तो वो फिर चाहत महसूस करता है, फिर वो उनके दरमियान मुलाकातें होती हैं। इसमें वो एक दूसरे, उसमें शादी के जो तमाम फवायद हैं, इसमें जो थीम सॉन्ग है वो ये है कि शादी के जो तमाम फवायद हैं वो तो वो हासिल करते हैं, लेकिन शादी के जो तमाम नुकसानात हैं उनको वो एलिमिनेट करना चाहते हैं, उनको वो डिलीट करना चाहते हैं। तो फिर वो ये नहीं कहते कि ये शादी का वो लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तो वो इसको इस तरह का विन विन बनाते हैं। फिर अगर कहीं आगे जाके वो आहिस्ता आहिस्ता यानी उनके 24 घंटे में से ज्यादा घंटे साथ गुजरने लगते हैं। जैसे शुरू में तो 1, 2, 4 घंटे गुजरते हैं, फिर जब 5, 6 घंटे फिर जब वो एक दूसरे की जरूरत को ज्यादा महसूस करने लगते हैं तो एक गैर महसूस तरीके से वो इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। होती वही भी उसी तरह की शादी है, लेकिन एकदम जो 24 घंटे की ड्यूटी है वो किसी बेले बंदे को आप 24 घंटे की ड्यूटी अगर दे दें तो उससे बेहतर है कि आप उसे आहिस्ता आहिस्ता 24 इंट्रोड्यूस कराएं। नहीं जी, समीर भट्ट साहब, तो ये इनके लिए कोई अब इसमें नहीं, मगर देखें सागर भाई, इनको तो 8 साल हो गए हैं, अब इनका क्या सिलसिला होगा जो 8 साल एक तरीका बन गया है, एक तरीके से गुजार। और दूसरी बात ये है कि ये सबसे पहले तो ये अगले 90 दिन अगर ये अपनी बेगम साहिबा पे तनकीद ना करें तो इनके हालात ठीक हो जाएंगे। अब देखें ना कितनी छोटी सी बॉटल, सिर्फ यानी एक छोटी सी बात है कि बेगम साहिबा तो बाज नहीं आएंगी। बेगम साहिबा को छोड़ दें, वो खुद ही बाज आ जाएंगी जब ये तनकीद करना छोड़ देंगे, यानी किसी भी किस्म की नुक्ताचीनी करना छोड़ देंगे। अगरचे अभी ये इनके ज़हन में होगा कि मैंने कब कहा है कि मैं नुक्ताचीनी करता हूं। मजा वहीं किरकिरा होता है मियां बीवी का जहां नुक्ताचीनी होती है। अब नुक्ताचीनी जो है वो हमें जब हम कर रहे होते हैं तो हम तो समझ रहे होते हैं कि हम कोई बड़ी सच्ची बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। तो अगर ये यकतरफा तौर पर ये नुक्ताचीनी छोड़ देते हैं और दूसरा अगर एक कम लगती है असाइनमेंट तो एक और बता देते हैं कि जब भी मियां बीवी का एक दूसरे के सामने आना टाकरा हो या इम्कान हो तो ये अपने तौर पर सोच लिया करें कि अगर मुझसे हो सका तो मैं कोई ऐसी चीज करूंगा जिससे मेरी बेगम साहिबा खुश हो जाए। करना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये सोच लिया करें, यानी नीयत कर लिया करें, चाहे अमली तौर पर ये कर गुजरें या ना कर गुजरें, कोई गिला शिकवा नहीं। सिर्फ ज़हन में एक दफा ये दोहरा लिया करें कि अब जबकि चंद लम्हात में मेरी शामत आने वाली है, मतलब मुलाकात होने वाली है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझसे बन पड़ा या हो सका या मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मेरी बेगम का दिल खुश हो जाए। अच्छा, ये फिक्रा बस इससे मिलता जुलता दोहराना है बार बार, लेकिन अमली तौर पर आप जाके जैसा चाहें कर सकते हैं। आप पे कोई एग्जीक्यूशन की तनकीद ना करें, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन तनकीद तो नहीं करनी, कम से कम तनकीद ना। तो मनफी का तो हमने मना किया है, मुस्बत का अगर हो जाए तो ठीक है, हाँ, मतलब कोई तारीफ हो जाए तो ठीक है, और तारीफ में मुबालगा भी हो जाए तो खैर है, मगर नियत जरूर करें।